हाँ भाई, तो सॉरी, वो फिर से जो है ये वीडियो कैप्चरिंग कार्ड का इशू आ रहा बार बार। आज फिर मैं नया लेकर आ दूँगा, चेंज कर दूँगा। हाँ, मैं ये बता रहा था तुम्हें कि भाई सर सफदर के नाम से आए हो ना इधर। ठीक है, सर सफदर ने आज तक कभी कोई चीज़ नहीं छुड़वाई। ठीक है, मैं भी कोई चीज़ नहीं छुड़वाता कभी भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें होंगी, परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। टाइम है तुम्हारे पास, ईद भी मनाओ, काम भी करो। और जो है हैंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी while other two vectors are non-parallel, hence it is trapezium, hence proof। ठीक है, तो पूरी स्टेटमेंट दे देना जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ के सुनाई है। तो जो मैंने अभी तुम्हारे सामने बताई है वो पूरी लिख देना। ठीक है, और जो है पैरेलल क्या मैंने केस तुम्हें समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया पूरा कंप्लीट। अब चल लेते हैं अगले सवाल को लेकर आ जाएँ। हाँ भाई, तो अगला सवाल है 14 और फिर उसके बाद है मेरे ख्याल से क्वेश्चन 15 भी होगा ना। तो करवा देते हैं, सारे करवा देंगे, परेशान नहीं हो भाई। इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैसे छुड़वा दूँ हैं। जब मैंने बुक की एक एक एग्जाम्पल तुम्हें करवा दी, एक एक सवाल तुम्हें करवा दिया, तो फिर मैं क्यों इम्पोर्टेंट सवाल क्यों छुड़वा दूँ। और वो इम्पोर्टेंट पता नहीं किसने बता दिए तुम्हें, ये मैंने तो नहीं बोला कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। बहरहाल जिसने बोल दिया अल्लाह करे लगे फिर उन्हीं के इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 13 तो मैंने करवा दिया है अभी। 14 के लिए पहले तुम्हें किताबचा की सैर करा दें। किताबचा कहते हैं किताब को, ठीक है। हाँ, तो इस किताब में क्या लिखा है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड 2a माइनस बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला पॉइंट है ए का वो स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, और सी का जो है वो ये है 2a माइनस बी। D divides AC in ratio of 2:3 and E divides BD in ratio of 4:1. Find the position vector of E। ठीक है, सबसे पहले अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तुमसे सवाल नहीं होगा बेटा। सही है, तो डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी थी। मैंने जल्दी से क्या किया, मैंने डेटा को लिख लिया। डेटा को लिख के मैं ले आया तुम्हारे सामने। ठीक है, और डेटा को जैसे ही मैंने लिखा पता लगा कैपिटल ए दिया हुआ है स्मॉल ए के बराबर पोजीशन वेक्टर, कैपिटल बी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर बी, और सी दिया हुआ है 2a माइनस बी के बराबर। और सवाल जब तुमने रीड किया तो पता लगा ए और बी को किसने कट किया, पॉइंट डी ने कट किया। कितने रेशो पे, ए से बी जाते हुए 2:3 में कट किया। सिमिलरली बी और डी को किसने कट किया, बी और डी को पॉइंट ई ने कट किया। और बी से डी की तरफ जाते हुए क्या रेशो था, 4:1 था। ठीक है, तुम अपने सामने किताब खोल लो, सवाल पढ़ लो और डायग्राम देख लो, एज इट इज़ तुम्हें सारी बातें अब समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, डी किस किस को डिवाइड कर रहा है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। मैं पॉइंट डी की बात कर लेता हूँ पहले। डी किस किस को डिवाइड कर रहा है भाई, ए बी को डिवाइड कर रहा है। ए से बी जाते हुए क्या रेशो है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 है ए से बी जाते हुए। तो मतलब तुम्हें ए से सी, डी डिवाइड्स ए सी इन द रेशो ऑफ 2:3। सॉरी भैया, मैंने बी गलत लिखा है ना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉरी बेटा, सी है। ठीक है, हाँ, ए सी को किसने डिवाइड किया, पॉइंट डी ने डिवाइड किया, जो कि 2:3 के अंदर डिवाइड किया था। अच्छा, डिवीजन पॉइंट तुम्हें निकालना आता है, पॉइंट डी तो डिवीजन पॉइंट हुआ ना फिर इन दोनों का। डिवीजन पॉइंट बोलता है फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। मतलब m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, और x1 और x2 की वैल्यू क्या क्या होंगी, x1 की वैल्यू पॉइंट ए का एब्सीसा होगी, और x2 की वैल्यू पॉइंट सी का एब्सीसा होगी। ठीक है, पॉइंट सी का एब्सीसा और पॉइंट ए का एब्सीसा। अब देखो एब्सीसा कैसे रखने थे, ये है सबसे मेन चीज़ यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये मैं तुम्हें समझा दूँ ज़रा। m1 कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। m1 के साथ क्या लिखना है, x2 की वैल्यू। x2 का मतलब ए और सी में सी का जो एब्सीसा है वो कौन है, सी का जो एब्सीसा है वो कौन है भाई, 2a माइनस बी, जो दिया हुआ वो लिख दिया। जब सी का तुमने एब्सीसा लिख दिया प्लस m2 इंटू x1, m2 के साथ, m2 का मतलब रेशियो 3 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x1 मतलब a का एब्सीसा,
ए की कोई वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है स्मॉल ए, ठीक है। और जबकि x2 की वैल्यू गिवन थी 2a माइनस बी, तो हमने एज इट इज़ पूरी वैल्यू उठा के लिखी और फिर हमने जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो पता लगा कि भाई पॉइंट डी हमारे पास निकल के आया 7a माइनस 2b होल अपॉन 5। सिर्फ मल्टीप्लाई ओपन करो और ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारा एक आंसर आ गया पॉइंट डी का। अब तुम्हें क्या निकालना है, पॉइंट ई। पॉइंट ई किस किस का डिवीजन पॉइंट था ज़रा देख के बताना। बी और डी का डिवीजन पॉइंट था 4:1 पे, ठीक है। बी और डी का 4:1 पे डिवीजन पॉइंट निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले पॉइंट बी रखा है, बाद में पॉइंट डी रखा है। डी के कोऑर्डिनेट हम अभी अभी लेकर आए हैं, ठीक है। डी के जब कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास तो बी और डी रखना है और फिर आगे सॉल्व कर देना है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला लगाया और फिर m1 पहला स्लोप कितना है 4 है, 4 के साथ x2 मतलब डी का कोऑर्डिनेट लिखो। डी दिया हुआ है 7a माइनस 2b होल अपॉन 5, 7a माइनस 2b होल अपॉन 5 प्लस m2 का मतलब रेशो 1 वाला, ठीक है। फिर x1 मतलब b का जो पॉइंट तुम्हें गिवन था डेटा में स्मॉल b, ये रहा स्मॉल b, ठीक है। अब बच्चे का सवाल ये आ रहा है कि सर यहाँ पे आपने सिंपल सिर्फ मतलब एक ही एलिमेंट लिखा हुआ, दूसरा क्यों नहीं लिखा हुआ। भाई आया नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझ लो x1 और x2 में आए हैं इसके आंसर्स, ठीक है। ये जो तुम्हें डेटा गिवन था वो x1 x2 x3 का ही गिवन था, इसके अलावा y1 y2 y3 में गिवन नहीं था। अगर कॉमा लगा के कुछ गिवन होता तो फिर हम कॉमा लगा के डिवीजन पॉइंट का y वाला सेक्शन भी निकालते, ठीक है। ये तो थैंक यू अंकल वाला सवाल है, सिर्फ अब शीशा भी नहीं मट रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं पेपर में, मतलब सेकेंड ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर में तो चांस नहीं है इस किस्म का कुछ। बहरहाल सिंप्लीफाई करो ज़रा, मल्टीप्लाई ओपन किया, इसको मल्टीप्लाई ओपन किया, अपॉन में समीशन कर लो, 1/5 बाहर कर दिया, अंदर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम की तैयारी कर ली, एलसीएम का आंसर निकाला और फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये मैंने यूँ शो कर दिया। भाई क्वेश्चन नंबर 14 भी तुम लोग देख लो कि भाई सर ने करवाया है, छुड़वाया कुछ नहीं है जालिम ने, ठीक है। हाँ, तो वो मेरा नाम जो जालिम रखा है लोगों ने, सर सफदर का भी रखा हुआ था पर मेरा भी रख दिया। वो वजह यही है कि भाई हम लोग जो हैं फिर बख्शते नहीं है ना, ये। हाँ, तुम हमारे पीछे पड़ जाओ, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो बात वही है कि काम तो करना है और टाइम पे करना है इंशाल्लाह, तो सही है भाई, कर रहे हैं। अब चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 की सैर करा दूँ तुम्हें किताब में ना। तो किताब में क्वेश्चन 15 की सैर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्लैंक पेज यहाँ मेरे से मिस हो गया है कोई, चलो बाद में ढूंढ लेंगे उसको, बाद में मिल जाएगा, खैर हो गई ये। क्योंकि मैंने उधर सिर्फ क्वेश्चन 14 की हेडिंग डाली थी, उसके बाद मैंने हटा दिया था, वो पर्चा ही हटा दिया था वहाँ से, तो तुम लोग परेशान हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पहले तो तुम्हें ज़रा सवाल पढ़ा दूँ, सवाल में है क्या, सवाल पढ़ लो भाई, ये उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD X is the midpoint of AB, Y and Y divides BC in 1:2, show that if Z divides DX in 6:1 then it also divides AY in 3:4। अब ये सबसे पहले तुम जब तक डायग्राम नहीं बना लोगे तुम्हें ये कहानी समझ में नहीं आने वाली ज़रा सी भी, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बोला था कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है ABCD का, मैंने जल्दी से क्या किया, एक अदद ABCD वाला पैरेललोग्राम तुम्हें ड्रॉ करवा दिया। ये लो भाई पैरेललोग्राम ये आ गया, ठीक है। हाँ, जैसे ही हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD वाला, तो AB का जो मिड पॉइंट है वो X है, डेटा में दिया हुआ है। B और C का जो डिवीजन पॉइंट है वो Y है, और Y कितने रेशो से डिवाइड कर रहा है, 1:2 से डिवाइड कर रहा है B से C की तरफ जाते हुए, और D से X की तरफ जाते हुए जो डिवीजन पॉइंट है वो Z है, Z लिखा है मैंने, और D से X की तरफ जाते हुए रेशो कितना दिया हुआ है, 6:1 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई बात बोली हुई है क्या? हाँ सर, एक बात और बोली हुई है
कि ए से वाई की तरफ जाते हुए जो डिवीजन पॉइंट है वो भी जेड ही है। मतलब यही तो प्रूफ करना है तुम्हें कि डी एक्स का डिवीजन पॉइंट भी जेड आएगा और ए वाई का डिवीजन पॉइंट भी जेड आएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, डी एक्स का रेशो डी से एक्स जाते हुए 6:1 है, जिसमें बीच में कहीं पॉइंट जेड आ रहा है, और ए से वाई जाते हुए रेशो 3:4 है, जिसमें वही डिवीजन पॉइंट आएगा जेड। और यही प्रूफ करके देना है कि दोनों से जेड सेम निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ कैसे करना था, प्रूफ अभी करवा देता हूँ तुमसे। मुझे एक पेपर चाहिए जल्दी से, ये ठीक है भाई। तो एक पेपर मैंने यहाँ रखा, तो मैं तुम्हें जल्दी से ज़रा इस चीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँ। ये मैंने 2 डायग्रामें बनाई हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है तुम एक ही डायग्राम के अंदर ना ए से वाई वाला पॉइंट भी इसी के अंदर ही दिखा देते हैं। मैंने इस एक डायग्राम में नहीं दिखाया, मैंने तुम्हें समझाने के लिए दोनों डायग्रामें अलग अलग कर दी कि भाई डी से एक्स का जो पॉइंट आ रहा है डिवीजन पॉइंट जेड आ रहा है, सिमिलरली ए से वाई का डिवीजन पॉइंट भी वही पॉइंट आ रहा है जेड। ठीक है, और ये जेड पॉइंट ही तुम्हें निकाल के देना और कुछ नहीं देना। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी और डी सी आपस में बराबर होंगे। पैरेललोग्राम वाला केस है। पैरेललोग्राम में क्या मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करती है। अगर ए से बी जा रहे हो तो डी से सी जाओगे। ठीक है, ए बी की डायरेक्शन, डी सी की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर निकाले बी माइनस ए, सी माइनस डी, और यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन करके तुमने सी की वैल्यू निकाल के रोक ली अपने पास। अभी काम नहीं है, लेकिन बाद में काम आएगी, ये बहुत काम आएगी। ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू इक्वेट करवानी है। अब चलो उस इन्फॉर्मेशन पे जो तुम्हें दी हुई है, x और y के बारे में कुछ मालूमात तुम्हें दी हुई है, x और y पे चलते हैं जल्दी से। हाँ भाई, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का नाम दिया हुआ है x, x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो जल्दी से। कैसे आएगा, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, मतलब a प्लस बी होल अपॉन 2, x आ गया। y निकालो, y तो मिड पॉइंट नहीं था ना, y तो डिवीजन पॉइंट था। y इज द डिवीजन पॉइंट ऑफ बी सी। देखो ज़रा, b से c जाते हुए y था डिवीजन पॉइंट विद रेशो 1:2। ठीक है, तो पूरा लिखा है, फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। m1 की और m2 की वैल्यू से तुम आंखें बंद करके लिख लोगे, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी। पंगा आता है सिर्फ x2 और x1 की वैल्यू पे भाई। ठीक है, तो x2 की वैल्यू जो बाद में लिखा है उसका एब्सीसा लिखना है। c का एब्सीसा क्या है, c का एब्सीसा इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c खुद होगा। ठीक है, सिमिलरली पहला वाला पॉइंट b का एब्सीसा क्या है, यहाँ x1 मांग रहा है, मतलब b का एब्सीसा मांग रहा है, शुरू वाले पॉइंट का एब्सीसा, जो कि खुद इटसेल्फ स्मॉल b है। ठीक है, b का पोजीशन वेक्टर जो था वो लिखा, सिंप्लीफाई करा तो 2b + c होल अपॉन 3, ये एक आंसर बन गया y का। ये तो आ गया y का आंसर। व्हाट अबाउट z, हमें तो z पे जाना है भाई, y की वर्किंग थोड़ी करनी है हमें। अब जब हमें z की वर्किंग करनी थी, अब चलते हैं ज़रा z की वर्किंग करने। z क्या था बेसिकली, z इज़ द डिवीजन पॉइंट ऑफ dx इन रेशो 6:1। d और x का डिवीजन पॉइंट है z 6:1 पे। z इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया, m1 की वैल्यू 6 थी इंटू x2। x2 का मतलब पॉइंट x जो तुम लेकर आए हो ना वो लिखोगे। पॉइंट x था a + b होल अपॉन 2 लिख दिया, प्लस m2 की वैल्यू रेशो 1 था, और x1 का मतलब d की वैल्यू स्मॉल d इटसेल्फ। ठीक है, 6 + 1 सॉल्व किया, और यहाँ पे जाके तुमने इसको रोक दिया कि भाई ये हमारा फाइनल आंसर लॉक हुआ है z का। किससे, dx से 6:1 के साथ z का आंसर आ गया ये। अब z का यही सेम आंसर आना चाहिए किस पे, जब तुम ए वाई का मिड पॉइंट निकालोगे ना z, और ए वाई का डिवीजन पॉइंट निकालोगे ना z 3:4 रखते हुए, तो भी यही सेम बनना चाहिए। अब निकालते हैं ज़रा दूसरा z जो कि a और y से निकलेगा। फाइनल यही है। ठीक है, और आखिरी काम कर रहे हैं इस वक्त हम। z इज़ ऑल्सो द डिवीजन पॉइंट ऑफ ए वाई इन द रेशो ऑफ 3:4। दोबारा फॉर्मूला लगाया। अब देखना ज़रा, m1 m2 पे तो रेशो लिख दिए तुमने, अपॉन में भी रेशो लिख दिए। इशू आएगा x2 और x1 पे।
x2 का मतलब y की कोई वैल्यू लेकर आए हो, ये रही सर 2b प्लस सी होल अपॉन 3, तो ये पूरी वैल्यू लिखोगे। यहाँ मैं वेक्टर साइन लगाने भूल गया हूँ, लगा लेना। प्लस 4 तो वो था स्लोप था, मतलब m2 की वैल्यू थी, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 का मतलब a का मतलब स्मॉल a होगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई किया तो पता लगा ये तो यहाँ पे जाके रुक रहा है, ये तो दूर दूर तक वो कंडीशन नहीं बन रही। 3a प्लस 3b प्लस डी वाली होल अपॉन 7, सिर्फ 1/7 आ रहा है बस। तो भाई साहब याद करो, सवाल के बिल्कुल शुरू में एक सी की वैल्यू निकाल के लाए थे, वो सी की वैल्यू यहाँ रख लेना, सी की वैल्यू ज़रा इधर रख देना। सी की जगह क्या लिख दूँ, डी प्लस बी माइनस ए, ज़रा रख के तो चेक करो क्या हो रहा है। सी की जगह जब तुमने रख दिया, सी की जगह जब तुमने रख दिया डी प्लस बी माइनस ए, तो बन गया 2b प्लस 4a प्लस सी की जगह डी प्लस बी माइनस ए, सिंप्लीफाई कर लो। 2b प्लस बी 3b हो गया, 4a माइनस ए 3a हो गया, प्लस 1d ये हो गया। एज इट इज़ वो चीज़ बन रही है जो पहले बन रही थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ बराबर में सॉल्व किया हुआ है और इसका आंसर भी वही आ रहा है, z डिवीजन पॉइंट ऑफ dx in 6:1 एंड ay in ratio 3:4 henceforth, मतलब z is the division point in both of the cases hence proof, ठीक है। तो ये काम करना था इधर, ठीक है भाई। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 भी करवा दिया तुम लोगों को। अब चल लो ज़रा कुछ ज़रूरी बातें और सुन लो। हाथ के हाथ तुम्हारी किताब में बेइंतहा किस्म की जो है गलतियाँ कर रखी हैं उन्होंने। तो मुझे बेसिकली तुम्हें 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ये कुछ पार्ट्स थे, ये समझाने थे और ये बहुत ज़रूरी पार्ट थे समझाने, ठीक है। तो इनके लिए सबसे पहले मैं तुम्हारा बुक का जो क्वेश्चन है ना वो सामने रखना चाहूँगा ताकि तुम्हें कहानी क्लियर हो जाए। और ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं चारों के, ठीक है। तुम्हारी किताब के अंदर कई जगहों पे आंसरों में गड़बड़ी है, तो बेटा सब जगह करेक्शन कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले तुम सवालों में करेक्शन कर लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करना सिखा दूँ। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। हाँ, बच्चे का सवाल ये आ रहा सर फिर 9.1 के बाकी के सवाल कब होंगे, 9.2 और 3 कब होगी। बेटा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है आज का मेरा, इसके बाद एक और आएगा 103 में एंड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब वो भले 1.5 घंटे पे जाए 2 घंटे पे जाए, लेकिन इंशाल्लाह 9.2 9.3 9.1 के रिमेनिंग सवाल सारे उसी में कर दूंगा। और जहाँ तक बात थी तुम लोग के पेट में दर्द हो रहा था कि सर इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पेपर अटक जाएगा हमारा, तो मैंने तुम्हारे इम्पोर्टेंट वाले सारे करवा दिए। बाकी मुझे मेरा मालूम है कि भाई तुमसे पेपर अभी भी स्टिल, अगर मैं आज का लेक्चर ना भी देता तो भी तुमसे 100 मार्क्स का पेपर हो जाता, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने आज का टाइम सेट किया हुआ था, मुझे एक दिन बाद रिकॉर्ड करनी थी, तुमने एक दिन पहले करवा दी, थोड़ा फोर्सफुली। कोई इशू नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने मैनेज कर लिया अपने आप को। तबीयत भी थोड़ी माशाल्लाह अब संभल गई है, ठीक है। तो मैंने किताब के अंदर बहुत सारी करेक्शनें की हुई हैं। एक तो इनकी आदत नहीं जाएगी ये उल्टा वी लिखने की, ठीक है। ये सब जगह वेयर को उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सीधा कर लेना वेयर 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 वेयर, सही है। वी साइन बना देना। पहले का आंसर, जब डोमेन दे रहे हो तो अल्लाह के बंदो सही तो लिख दो। एक्स इज लेस देन 2 लिख रहे हैं, 2 हो ही नहीं सकती, -5/2 है पहले का आंसर, ठीक है। और शो कर रहे हैं गलत जगह पे, शो अलग होगी। शो कैसे होगी मैं भी पेपर में दिखाऊंगा तुम्हें, तो वो डायग्राम बनाना जो मैंने पेपर में लिखी है अभी, ठीक है। अच्छा, दूसरे का आंसर ग्रेटर है, तीसरे का आंसर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, चौथे का आंसर 0 से 5 के दरमियान में वेयर की गलती थी। और सब जगह पे इन्होंने ये जो स्केल है ना गलत दिया, ठीक है। पहला स्केल -5/2 पे आएगा जो कि -2 और -3 के दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा आएगा ये 3 और 4 के दरमियान में जो कि 11/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ब्लैक कलर से इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ किया है बाकायदा खुद, ठीक है। ये वाला 4 वाला सही है और ये वाला भी सही हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और भी तरीका होता है। अच्छा, पहले सबसे एक बात और बता दूँ तुम्हें, अभी आंसरों को नहीं देखो, पहले मुझे जवाब दो बेटा। अभी तो अच्छा हुआ एक चीज़ और याद आ गई है, मैंने क्लास के अंदर ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था। क्या चीज़ होती है ये? ओपन बाउंड्री,
क्लोज्ड बाउंड्री, याद आया कुछ, जिस पे कुछ नाम है जो मुझे रटे हुए हैं और उन्होंने ये बात बोल दी थी कि सर ये जब है ही नहीं हमारे कोर्स का हिस्सा तो हमें क्यों करवा रहे हैं। जब मैं बायनोमियल पढ़ा रहा था, याद करो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई थी ये चीज़, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, बड़े ध्यान से पढ़ाई थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ये जो टाइम लाइन बन रही है ना तुम्हारी, ये जो नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, इसमें जो ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं या जो ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल के ब्रैकेट है। ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बेटा। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्ज करो यहाँ ओपन इंटरवल दिखाना है डॉट सर्कल, यहाँ ओपन इंटरवल दिखाना है डॉट सर्कल, यहाँ क्लोज इंटरवल दिखाना है डार्क वाला डॉट बोल्ड डॉट, यहाँ भी क्लोज इंटरवल दिखाना है डार्क वाला डॉट, ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ये होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, तो बहरहाल आगे चलते हैं। अब जो है तो मैं क्वेश्चन दिखा दूँ मैं 9.1 के करेक्शन के बारे में मैंने बता दिया कि भाई अब जो मैं तुम्हारे सामने पेपर रख रहा हूँ उसमें तुम सही तरीके से करेक्शन नोट कर सकोगे। ठीक है, तो 9.1 के सवालात कहाँ गए भाई साहब, चैप्टर 11 क्यों खुल रहा है, चैप्टर 9 का ये रहा। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे। और अच्छा ये मैं तुम्हें बता दूं, आज की पूरी क्लास तुम्हारे GT 3 में शामिल है। ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर हो गए वेक्टर के। मैंने बता दिया कि आज जो 7 सवाल 7 पार्ट करवाएं उन्हीं में से ही कोई तुम्हें देखने को मिल सकता है, हो सकता है कोई भी ना देखने को मिले उन सवालों में से। ठीक है, चांस है कि कोई भी एक आ सकता है, लेकिन GT आपका कब स्टार्ट होगा, जब आप वो 7 इम्पोर्टेंट सवाल मुझे दिखा देंगे, चेक करा देंगे, उसके बाद आपका GT शुरू होगा। ठीक है, सिमिलरली अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करवा दिया ना पूरा। ठीक है, 15 के बाद अब जो है चैप्टर 9 की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, तो चैप्टर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं जो कि मैं आज करवा रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारा GT 3 का जो पेपर है उसमें इन्हीं 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट शायद तुम्हें देखने को मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करना क्या था, इंतहाई आसान तरीन किस्म की एक्सरसाइज है। सही है, सबसे पहले बोल दिया सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन इन ईच केस। पहले केस को पढ़ो ज़रा, 2x + 5 इज़ लेस देन 9 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जगह x की जगह ऐसा कोई नंबर सोचो कि दोनों साइडें बैलेंस हो जाएं। कुछ ऐसा सोचो कि दोनों साइडें बैलेंस हो जाएं, तो मतलब यहाँ भी 9 हो जाए, यहाँ भी 9 हो जाए, तो हम फिर उसके नीचे नीचे की वैल्यूज़ पे चलेंगे बस। ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर 1/3 रख के सोचें, 1/2 रख के सोचें, 1/2 रख के सोचो ज़रा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 5 ये कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। 6 1 से छोटा होता है, हाँ सर, मतलब 1/2 पे आंसर तो आ रहा है। ठीक है, अच्छा 1 रख के चेक कर लो, 2 × 1 = 2 + 5 7, 7 अभी भी छोटा है 9 से, मतलब 1 पे भी सही चल रहा है। 2 रख के चेक किया, 2 पे 2 × 4 + 5 9, 2 रखने पे क्या हुआ, 9 9 हो गया बैलेंस। जब 2 रखने पे बैलेंस हो गया मतलब हमें जो भी वैल्यू चाहिए होगी 2 से छोटी चाहिए होगी, और फंक्शन कहाँ पे फेल हो रहा है, 2 पे जाके फेल हो रहा है। तो इसकी डोमेन और इसकी टाइमलाइन जो नंबर लाइन होती है वो कैसे लिखनी थी, वो कुछ ऐसे लिखनी थी बेटा, वो कुछ ऐसे लिखनी थी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज़ लेस देन। अब ये मैंने -5/2 क्यों दिखा दिया तुम्हें, तो ये पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकालना है कि जिसके ऊपर सवाल आपका ब्रेक इवन पे आ जाए। ब्रेक इवन पे ये किस सूरत में आ रहा है, -2 पे +2 पे नहीं आ रहा था, +2 पे नहीं आ रहा था, ज़रा चेक तो करने दो। 2 × 4 + 5 ये बन रहा है 9, 2 पे तो ये 9 इज़ लेस देन 9 हो जाएगा ना। ज़रा -5/2 पे चेक करो कि क्या सवाल बैलेंस हो रहा है या नहीं। माइनस का 5/2 इधर रख के सोचो, 2 × -5/2
2 से 2 कैंसिल हुआ, -5 + 5 0 बन रहा है, ठीक है। -5 + 5 पे आपकी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ की वैल्यू 0 बन जाएगी और 0 लेस देन होता है 9 से। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, -5/2 पे वैलिड है। अब जब ये -5/2 पे भी वैलिड है तो इसके बाद और किस किस टर्म पे वैलिड हो रहा है ये चेक कर लेना ज़रा। तो इसका जब तुम सवाल प्लॉट करने जाओगे तो 1 मिनट रुकना भाई, इसको मुझे रीचेक करना दो। पार्ट नंबर 2 को पहले मैं दिखा दूँ तुम्हें, पार्ट नंबर 2 को दिखा दूँ, इसके बाद फिर मैं तुम्हें आता हूँ वापस से पार्ट 1 पे वापस आऊँगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। पार्ट 2 पहले मुझे समझाने दो। 3x - 1 है, आंसर आना चाहिए 10 से बड़ा, ठीक है। 3x - 1 पे इसकी जगह कुछ वैल्यूज़ सोचो। वैल्यूज़ जब तुमने सोची, जब तुम 1 पे गए, 1 पे तुमने चेक किया आंसर कुछ आ रहा है लेकिन वो 10 से बड़ा नहीं आ रहा, ठीक है। 2 पे गए, 2 पे आंसर 10 से बड़ा नहीं आ रहा। फिर इसी तरह तुम आहिस्ता 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 बड़ी वैल्यूज़ पे गए तो तुम कौन सी वैल्यूज़ तक जाओगे पहले ये बताओ। जब तुम 3 पे गए, 3 पे जाके ज़रा सोचो, 3 3 था 9, 9 - 1 कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। 8 तो 10 से बड़ा नहीं होता, मतलब तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है 3 और 4 के दरमियान में कहीं, 3 और 4 के दरमियान में कहीं तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। अब वो आंसर तुम्हें ढूंढ के निकालना है कि वो आंसर क्या है, ठीक है। अब वो आंसर कैसे निकालोगे, ज़रा 4 पे ट्राई तो करो। 3 4 12, 12 - 1 11, 11 ग्रेटर होता है 10 से, मतलब बात मेरी सच हो गई। 3 और 4 के दरमियान में कहीं आंसर छुपा हुआ है। 11/3 आंसर था जिसकी वैल्यू 3.66 समथिंग आ रही होती है, 3 और 4 के दरमियान में आ रही होगी। 11/3 हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि जैसे हमें 3 पता लग गया ना कि भाई 3 से बड़ी वैल्यू हो और 4 से छोटी वैल्यू हो, अब हमने जल्दी से अपॉन वाली वैल्यू रखनी सोची कि भाई ऐसा क्या सोचें कि 1/3 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 2/3 रख के देखा, नहीं हुआ। 3/3 रख के देखा, नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम 11/3 तक चले गए तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 11 - 1 10, 10 10 बराबर आ गया, 10 10 बराबर आ गया, ब्रेक इवन हो गया। यहीं पे आंसर दे दिया हमने, ठीक है। और आंसर कैसे दोगे? आंसर ऐसे दोगे, पार्ट नंबर 2 का आंसर बता रहा हूँ। आंसर ऐसे दोगे जब 11/3 तुम्हें पता लग गया कि इससे बड़ी वैल्यूज सारी पॉसिबल हैं, या तो ऐसी टाइमलाइन बना लो जिसमें 11/3 को इस तरह राइट की तरफ बढ़ा दो कि इसके ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, और या फिर ये आंसर दे दो कि भाई 11/3 डॉट सर्कल, ठीक है। डॉट सर्कल का मतलब ये वैल्यू शामिल नहीं है लेकिन इसके बाद की सारी वैल्यूज शामिल है, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। तुम्हारी किताब वालों ने जो तरीका फॉलो किया है वो ये मेथड फॉलो किया है, तो मैं भी इसे फॉलो नहीं करूँगा, मैं भी इसी मेथड को फॉलो करूँगा जो तुम्हारी किताब में फॉलो हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आई तुम्हें पार्ट नंबर 2 के अंदर कि भाई हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना होता है कि किसके ऊपर जाके ये इक्वेट हो रही हैं दोनों साइडें, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 था ये, जो कि 11/3 रखते ही क्या आंसर आ रहा था? 11 - 1 10 ग्रेटर दैन 10, दोनों साइडें बराबर हो गई थी। जैसे ही दोनों साइडें बराबर हुई ब्रेक इवन हुआ, आंसर दे दिया। और ब्रेक इवन जब बनाना था तो फिर यहाँ मैंने गलती की हुई है एक जगह, -5/2 नहीं आएगा बेटा, हमारी बुक वालों ने ये पहला वाला आंसर सही दिया हुआ है, मैंने गड़बड़ी की है, सॉरी। क्यों? क्योंकि -5/2 जब तुम रख रहे हो इसका नहीं आ रहा ना आंसर, चेक तो करो क्वेश्चन का है इसका। 2 × माइनस का 5/2 -5 + 5, ये तो यहीं पे 0 बन जाएगा ना भाई, लेकिन -5/2 वैलिड है, -5/2 भी वैलिड है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए था 2 to the 4 + 5 9, 9 लेस देन 9, सही है। इसका आंसर 2 होना चाहिए था, कि 2 से कम वाले आंसर वैलिड हैं, 2 से बड़े आंसर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसकी टाइमलाइन मैंने भी गलत बनाई हुई है, इसकी टाइमलाइन होनी चाहिए थी 2 से इस तरफ वाली, सही है। और ये -5/2, सॉरी बेटा, ये करेक्शन मैंने तुम्हें गलत लिखवा दी है, सॉरी, इसको मैं हाथ के हाथ करेक्ट कर दूँ, ठीक है। हाँ, अब ये देख रहे हो लाइव क्लास के अंदर भी जो चीज़ सही है वो जाने दूंगा आगे, जो गलत है वो आगे प्रमोट नहीं हो रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो मुझे भी ऑन द स्पॉट दिख रही होती हैं, तो मैं उनको हाथ के हाथ करेक्शन करवा रहा होता हूँ उनकी। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो और करके ये डॉट सर्कल यहाँ पे बनता। ठीक है, लेकिन मैं इस फॉर्मेट को भी फॉलो नहीं करूँगा, ये फॉर्मेट बेहतर है। ठीक है, तुम्हारी किताब ने वो फॉर्मेट फॉलो कीजिए। ये 2 वाला पॉइंट था जिधर हमने इस तरह बना दिया। अगले 2-3 पॉइंट और दिखा दो, 3 दिखा दो, 4 दिखा दो। ठीक है, तो 2 से पहले पहले तक हमें आना था। और ये मैं तुम्हारी किताब के अंदर भी इसको वापस से सही करता चलूँ, क्योंकि भाई ये चीज़ सही लिखी हुई थी। ठीक है, हाँ, बाकी जहाँ गड़बड़ी वो बता दूँगा अभी। 9.1 ये देख लो, मैंने यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, तुम्हारी किताब ने सही लिखा हुआ था। ये -5/2 नहीं है बेटा, <2 ही बनेगा। हाँ, वेयर उल्टा लिखते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। ये -5/2 नहीं है, ये बेसिकली यहीं से 2 से लेफ़्ट की तरफ चलना चाहिए था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाँ, दूसरे वाले सवाल के अंदर 11/3 के ऊपर से चलना चाहिए था, तो 11/3 4 पे नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नंबर 2 जो है ना, इसकी करेक्शन कर लेना, इसको काट लेना बुक में। ठीक है, तो इन्होंने 4 पे ऑनवर्ड चला दिया, 4 के ऑनवर्ड नहीं चलेगा, बल्कि 11/3 के ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ तुम्हें लिखवाई हुई है, इसको करेक्शन में नोट ज़रूर कर लेना। पार्ट 1 तुम्हारी किताब वाला, इसको मैं कर दूँ सही, <2 था। ठीक है, और अब ये हो गई है, डायग्राम भी सही हो गई है, 2 से पहले पहले की सारी टर्म्स। पार्ट नंबर 2 में था 11/3 के बाद की सारी टर्म्स। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में क्या था, <4, मतलब इसमें फिक्स वैल्यू आ गई थी, तो क्लोज्ड इंटरवल वाला ब्रैकेट इस्तेमाल होगा। <4 वाला क्यों इस्तेमाल हुआ, मैं तुम्हें पहले सवाल दिखा दूँ इसका। ये सवाल कह रहा है <4 क्यों इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, अच्छा पहले ज़रा चेक करो कि सवाल पे कहाँ पे जाके ब्रेक इवन हो रहा है। 4 पे डायरेक्ट ज़रा 4 पे चेक करो, अभी तो आंसर देख लिया ना तुमने एग्जाम में, तो वरना तुम 0, 1, 2, 3 सब पे चेक करोगे। 4 डायरेक्ट चेक करो, 4 4 था 16, 16 - 5 कितना हुआ, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 + 2 × 4, 2 4 था 8, 8 और 3 11, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 11। अभी तक ऊपर दोनों पार्ट में लेस देन आ रहा था, तो हम सर्कल वाला जो ब्रैकेट होता है वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जो जिसे राउंड ब्रैकेट कहते हैं, इस सवाल में इस पार्ट में क्या आया, इस पार्ट में आया इक्वल्स टू साइन आएगी, तो क्लोज इंटरवल का जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो इस्तेमाल होगा, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और आंसर तुम्हें पता लग रहा है कि भाई 4 या उसके नीचे की कोई भी वैल्यू हो उस पर तो आंसर आ जाएगा। 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू पे जाओगे, फॉर एग्जांपल 5 पे चले जाओ, तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा। नहीं आ रहा है यकीन, 5 रख के चेक कर लेना बेटा। ये 5 4 था 20, 20 - 5 ये हो गया 20, 20 - 5 ये हो गया 15। ये और 2 5 10, 10 + 3 13, लेस देन इक्वल्स टू, भाई 15 तो बड़ा होता है, लेस देन थोड़ी होता है। ठीक है, तो फेल हो जाएगा फंक्शन यहाँ पे। सिमिलरली आखिरी जो पार्ट रह गया 2 का पार्ट 4, ये तो उसको भी देख लो आज का। 6 इज़ लेस देन 3x + 2 इज़ लेस देन 21। अब देखो ये समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ। मैंने लिखा हुआ है 6 इज़ लेस देन 3 इज़ लेस देन 3। इसको क्या पढ़ोगे तुम, इसको तुम 1 टाइम एक ही बार पढ़ोगे कि 6 इज़ लेस देन 3, मतलब लेस देन 3 लेस देन 3 लेस देन 3 लेस देन 3 कई बार लिखे हुए हों, उन्हें आप पढ़ोगे सिर्फ एक बार 1 टाइम। ठीक है, 6 इज़ लेस देन 3 डेट्स इट। ठीक है, सिमिलरली नहीं लिखा है 9 इज़ सॉरी लेस देन तो गलत है, ग्रेटर बढ़ा दूँ ना मैं तुम्हें, 6 इज़ ग्रेटर। चलो ग्रेटर की डायरेक्शन बना लो ना सर, 6 इज़ ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर 3 ग्रेटर 3। ठीक है, तो एक ही बार लिखोगे सिर्फ। अच्छा जैसे यहाँ लिखा है 9 इज़ लेस देन 27 इज़ लेस देन 27, अगर इस तरह लिखो आप सिर्फ एक ही बार लिखोगे 9 इज़ लेस देन 27, डेट्स इट। ठीक है, इस सवाल पे क्या करना था, अब आखिरी पार्ट में वो सुन लो। क्वेश्चन दिखा दूँ पहले मैं तुम्हें। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में बोल रहा है 1 के पार्ट नंबर 4 में बोल रहा है कि 1 के 4 में 6 इज़ लेस देन 3 × x + 2 इज़ लेस देन 21 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, 6 छोटा होना चाहिए 3 × x की वैल्यू तक तुम्हें सोचनी पड़ेगी। वैल्यू जब तुम सोचने बैठे तो पता लगा तुमने सबसे पहले 0 सोची,
ज़ीरो पे ज़रा सोचो आंसर क्या बन रहा है। आंसर क्या बन रहा है, 3 इंटू 0 + 2, 3 2 ज़ा 6। सर ये तो वही बात हो गई, 6 इज़ लेस देन 6 इज़ लेस देन 21। मतलब दो बार थोड़ी लिखेंगे 6 इज़ लेस देन 6, हम सिर्फ एक ही आंसर देंगे कि 6 इज़ लेस देन 21। मतलब शुरू की दो साइडें बराबर हो गई हैं, क्या रखने पे, 0 रखने पे। पहली बाउंड्री पता लग गई तुम्हें, और लेस देन पे पता लगी है, तो मतलब राउंड ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, पहली बाउंड्री, इनिशियल बाउंड्री पता लग गई 0 पे। फाइनल बाउंड्री चेक करो किस पे आ रही है। कोई भी नंबर सोचो, 4 सोचो, 3 सोचो, चलो 5 सोच लो। 3 इंटू 5 + 2, 5 + 2 हो गया 7, 7 3 = 21, 21 21। इस बार ये वाले दो बराबर हो गए, 6 इज़ लेस देन 21 इज़ लेस देन 21। एक बार पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जब आखिर वाले दो किस पे बराबर हुए हैं, आखिर वाले दो बराबर हुए हैं किस पे, 5 रखने पे, और शुरू के दो बराबर हुए 0 रखने पे। दोनों लिमिट पता लग गई, 0 से 5 तक। करली ब्रैकेट कह रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट चलाना था बस। ठीक है, तो x सच डैट, इसको स्लैश को पढ़ते हैं, सच डैट x, सच डैट x बिलोंग्स टू रियल वेयर 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। मतलब x की वैल्यू 0 से लेके 5 के दरमियान में होगी। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राउंड ब्रैकेट में 0 से लेके 5 तक। ठीक है, और बाकी एहतियातन ये मैंने तुम्हें तरीका समझा दिया। ये क्लोज्ड इंटरवल की वैल्यू दिखाने का तरीका होता है, लेकिन तुम्हारी बुक में ऐसे नहीं दिखाई हुई तो हम भी नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे बुक में ऐसे भी नहीं दिखाई हुई तो हम ऐसे भी नहीं दिखा रहे। ठीक है, बाकी सारे आंसर एकदम एक्यूरेट हैं। और सॉरी भाई, करेक्शन सिर्फ 1 के 2 में थी, 1 का 2 तुम्हारी किताब में गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आंसर गलत दिया हुआ है, और मैंने 1 के 1 को भी गलत बना दिया था, सॉरी। तो 1 का 1 सही दिया हुआ था, उसकी हाथ के हाथ करेक्शन मैंने लिखवा दी है तुम्हें। 1 का 2 गलत दिया हुआ है, 1 के 2 को सही कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, क्लास आज हो गई हमारी यहाँ पर ओवर। ठीक है, और आज जो होमवर्क क्लास वर्क तुम्हें मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि भाई चैप्टर 3 वेक्टर आप कर लो मुकम्मल। ठीक है, इसकी तमाम एग्जाम्पल्स मुकम्मल करो और रिव्यू एक्सरसाइज करो उसकी। रिव्यू में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछो, मैं बताऊँगा। ठीक है, और जो है वेक्टर मैंने आज पूरा करवा दिया, एंड हमारे 10 चैप्टर ऐसे हो गए हैं कि अब उनमें कोई 1 रुपये की भी चीज़ बाकी नहीं है। ठीक है, 11वें चैप्टर में ही मैंने जीटी में आने वाले क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें। भाई जीटी तुम्हारा निकल जाएगा, तब तक के लिए कल तक का वेट कर लो बस। कल, बल्कि कल तुम लोग का जीटी है, परसों तक का वेट कर लो। परसों इंशाल्लाह तुम्हें लिंक भी दे दूँगा मैं। आखिरी लिंक होगा हमारा लेक्चर 103 वाला। ठीक है, वो लिंक आ जाएगा, वो सुन लेना बस। ठीक है, और आज के लिए बहुत माजरत कि आज मल्टीपल हिस्सों के अंदर तुम्हें B1 B2 B3 B4 के नाम से शायद तुम्हें 3-4 लिंक्स मिलें, तो डिस्टर्ब नहीं होना, सारे सुन लेना बहुत इत्मीनान से, सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, क्लास आज मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। थैंक यू।